हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे ए स्मार्ट लर्निंग चैनल पर। आज हम अध्ययन करने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कक्षा 8 का चैप्टर कोशिका चैप्टर 1। यह पाठ हमने 5 भागों में विभाजित किया है। पहले में हम पढ़ने वाले पाठ विस्तार, जिनमें हम पाठ का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। दूसरे में है छोटा प्रश्न। इसमें आपसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका जवाब आपको कमेंट्स में देना है। महत्वपूर्ण रेखा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। इनको आप याद कर लें, जिसकी आवश्यकता आपको एग्जाम हॉल में पढ़ने वाली है। लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ विस्तार। जिस तरह मकान की दीवारें ईंटों को एक दूसरे से जोड़कर बनाई जाती है, उसी तरह से सभी जीव जंतु भी अनेक छोटी छोटी सजीव इकाइयों की बनी होती है, जिन्हें कोशिका कहते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि कोशिका क्या है। तो जो छोटी छोटी जैसे कोशिका है, तो छोटी छोटी जो ईंटें होती हैं, मकान की इकाई क्या होती है? छोटी छोटी ईंटें। तो जब छोटी छोटी ईंटों से जोड़कर जब एक मकान बनता है, उसी प्रकार छोटे छोटे सजीव इकाई से क्या बनता है? एक शरीर। और उस छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अब ये कोशिका नाम आया कहाँ से? सर्वप्रथम कोशिका की खोज अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन किया। उन्होंने कॉर्क की पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते जैसे बहुत से छोटे छोटे कोष्ठक कमरा दिखाई पड़े। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठक दूसरे कोष्ठक से एक दीवार विभाजन पट्टी द्वारा अलग अलग है। इन्होंने प्रत्येक कोष्ठ का नाम दिया कोशिका। यहाँ हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, तो आप तैयार रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, जैसे कोशिका क्या है, कोशिका किन्हें कहते हैं, और सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, और बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं। जैसे कोशिका का जो वैज्ञानिक है, उनका नाम क्या है, उन्होंने खोज कब की, किस पे की, सूक्ष्मदर्शी का नाम, ये सब बहुत अलग अलग पूछ सकते हैं। तो आपको तैयार रहना है। एक कोष्ठ दूसरे कोष्ठक से एक दीवार विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। इन्हें प्रत्येक कोष्ठ का नाम कोशिका दिया। अब यहाँ यह प्रश्न बन रहा है कि एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करने वाली दीवार का नाम क्या है? तो विभाजन पट्टी। हम आपको एक एक पॉइंट्स पर आपसे सवाल पूछते रहेंगे, जिसका जवाब आपको देना है, और हम यहाँ पे आपको सवाल बनाकर भी दिखाएंगे। कोशिका अंग्रेजी शब्द सेल है। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल है। सेल शब्द लैटिन भाषा से सेलुला से लिया गया है। यहाँ प्रश्न आता है कि सेल शब्द कहाँ से आया है? तो सेल शब्द लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से लिया गया है। यहाँ पे जो कलर्स में जो वर्ड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो इन्हें कृपया करके आप याद कर लें, जिनसे आपको एग्ज़ाम के दिनों में प्रॉब्लम ना आए। आगे बढ़ते हैं। जिसका अर्थ एक छोटा कमरा होता है। यहाँ पूछा गया है कि सेल का अर्थ क्या है। नया प्रश्न बना है, सेल का अर्थ क्या है? तो आप बता सकते हैं एक छोटा कमरा। पिछले साल भी आया था, तो एक बार आप रिवीजन कर लें। एक क्रियाकलाप करते इसके लिए। एक स्लाइड में एक बूंद जल डाल लिए, प्याज का एक टुकड़ा लीजिए, चिमटे की मदद से पतली झिल्ली को अलग कर स्लाइड पर रखिए। झिल्ली को ब्लेड की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। फिर उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगाइए। अब इस स्लाइड को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखिए। इनमें लाल रंजन सैफरनीन की बूंद की एक बूंद डालने से केंद्रक लाल होकर ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं कोशिका की बनी हैं। अब हम यह कह सकते हैं कि कोशिका सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। कोशिका विविध पदार्थ का वह सूक्ष्म संगठित रूप है, जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। अतः कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं कोशिका की बनी है। अब हम यह कह सकते हैं कि कोशिका
सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को संचालन की क्षमता रखती है। मनुष्य तथा जंतु या पौधे, ये सभी कई अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार, आकार एवं आकृति की होती है, परंतु इन कोशिकाओं का आकार उनके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता। यहाँ प्रश्न बन रहा है कि कोशिकाओं का आकार उनके शरीर के आकार पर निर्भर करता है या नहीं। तो आप इसे याद कर लें। अगला प्रश्न है, अब छोटे प्रश्न में आते हैं। अब आप तैयार हो जाए कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए। सर्वप्रथम कोशिका के खोजकर्ता कौन है? प्रश्न 2, एक कोष्ठक को दूसरे कोष्ठक से अलग करने वाली दीवार का नाम क्या है? हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एक कोष्ठक को जब दूसरे कोष्ठक से अलग करने वाली दीवार का नाम क्या है। आप जानते हैं तो कमेंट्स में कर दें। कोशिका शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? आप अगर आपने पिछली वीडियोस या फिर पीछे पढ़ा हुआ है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। क्या सभी जीवों में कोशिका एक प्रकार की होती है? इसके बारे में हम आपको क्लियर कर देते हैं। क्या सभी जीवों में कोशिका एक प्रकार की होती है? नहीं, कोशिकाएं अलग अलग दो प्रकार की होती है। एक कोशिकीय जीव एवं दूसरी बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव में कोशिका की मात्रा एक होती है एवं बहुकोशिकीय जीव में कोशिका की मात्रा अनंत होती है। क्या मुर्गी का अंडा एकल कोशिकीय जीव है या कोशिका समूह? इसका उत्तर आप दे सकते हैं तो नहीं, एक कोशिकीय जीव है। क्या मुर्गी 5 नंबर का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। कोशिका के प्रकार के बारे में जानते हैं। जैसा कि ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि कोशिकाओं का आकार और प्रकार निर्भर नहीं करता उनकी रचना, उनका कोशिका के आकार पे उनके शरीर से आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नीचे पढ़ते हैं। गोलाकार, चौकोर, बहुभुजाकार, अंडाकार एवं अनियमित आकार की होती है कोशिकाएं, जिनका आकार 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक होता है। सबसे बड़ी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु की कोशिका 1 माइक्रोमीटर। सबसे छोटी होती है माइक्रोप्लाज्मा नामक की कोशिका, और गलती हो गया, सॉरी। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 13 सेंटीमीटर तक होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका नर्वस सेल होती है, जिसकी लंबाई 1 मीटर से हो सकती है। अब एकल कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, जिसका प्रश्न हम 4 या 5 पर आप दे सकते हैं। एक कोशिकीय जीव के बारे में जानते हैं। यूनिसेलुलर। एक कोशिकीय जीव अमीबा में भोजन, अंतर्ग्रहण, वृद्धि, पाचन, प्रजनन, अवशोषण एवं उत्सर्जन की सभी क्रियाएं होती हैं, जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया आदि। ये सब उनके उदाहरण हैं जिनके पास एक कोशिका होती है और उन्हीं कोशिका में भोजन, अंतर्ग्रहण और वृद्धि और पाचन एवं प्रजनन, अवशोषण, उत्सर्जन सभी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुकोशिकीय जीव मल्टी सेलुलर, कोशिकाओं का समूह जिनकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो, वह मिलकर ऊतक बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक ऊतक टिश्यू सम्मिलित होकर अंगों, ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। ये अंग एक या अधिक कार्यों को संपादित करते हैं। शरीर के सभी अंग मिलकर जीवन संबंधित सभी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे जीव बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर कहलाते हैं, जैसे मानव, जीव जंतु। अब यह प्रश्न उठता है कि बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव का हम आपको डिफाइन कर दे रहे हैं कि जो हमारे शरीर के अंग हैं वे विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे दिल धड़कने का काम करता है, जो ब्लड को पंप करता है, दिमाग सोचने का काम करता है। ये सब अलग अलग कोशिकाओं से बने होते हैं और इन सब और विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर एक ऊतक बनता है। ऊतक से एक अंग बनता है और यही कारण है कि मनुष्य या फिर अन्य पशु पक्षी ये सब मल्टी सेलुलर में आते हैं, बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। कोशिका की आंतरिक संरचना का व्यापक अध्ययन प्रश्न बन सकता है यहाँ पे। 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद और विस्तार से किया जा सका। अब यहाँ तक हम जहाँ पढ़ चुके थे तो कोशिका का व्यापक अध्ययन नहीं हुआ था, हमने सिर्फ कोशिका के बारे में जाना।
उसकी आंतरिक संरचना के बारे में अभी तक हमें ज्ञात नहीं था, परंतु 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद और विस्तार से जाना जा सका। कोशिका की आंतरिक संरचना में भी विभिन्नता पाई जाती है, परंतु सभी कोशिकाओं के मुख्य 3 घटक हैं: आंतरिक संरचनाएं और बाह्य कोशिका में विभिन्नता तो पाई जाती है, पर दोनों में जैसे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में सिर्फ 3 जो प्रमुख मिलते हैं। पहला कोशिका झिल्ली, जो पादप और जंतु में होते हैं। कोशिका द्रव, ये भी होते हैं, और केंद्रक। कोशिका झिल्ली के बारे में जानते हैं। कोशिका का सबसे बाहर का आवरण या घेरा कोशिका झिल्ली कहलाता है। कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सरंध्र छिद्रयुक्त, यानी कोशिका झिल्ली में छिद्र होता है। यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने, इन छिद्रों से ऐच्छिक पदार्थ, लाभदायक पदार्थ अंदर आते एवं हानिकारक पदार्थ बाहर जाते हैं को बाहर निकलने देती है। इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य सेलेक्टिव पैरामेम्ब्रल झिल्ली कहते हैं। किसे? प्लाज्मा झिल्ली। प्रश्न यहाँ बनता है, कोशिका का सबसे बाहर का आवरण या घेरा कोशिका झिल्ली कहलाता है। क्या यह पादपों में सच है? तो उत्तर होगा गलत, क्योंकि पादपों में एक और झिल्ली होती है जिसे हम आम भाषा में पौधों का कवच या कोशिका भित्ति कहते हैं, जो पेड़ों को उन बाहरी वातावरण से बचाती है और उन्हें खड़ा रखने में सहायता देती है। यहाँ आते हैं आगे। यहाँ एक और प्रश्न बनता है कि चयनात्मक पारगम्य सेलेक्टिव मेम्ब्रेन्स किसे कहते हैं? सेलेक्टिव मेम्ब्रेन्स वे होते हैं चयनात्मक पारगम्य जो ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने देते हैं और हानिकारक पदार्थ को बाहर निकलने देते हैं। कोशिका झिल्ली के कार्य देख लेते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग रखती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। आंतरिक के अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। आंतरिक अंग केंद्रक हो गए। कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, यह एक जली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। यह दानेदार, अर्ध तरल तथा अर्ध पारदर्शक होता है, जिसमें विभिन्न कोशिका अंगक पाए जाते हैं। कोशिका द्रव, यह एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्र के बीच पाया जाता है। यह दानेदार, अर्ध तरल तथा अर्ध पारदर्शक होता है, जिनमें भी कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कायराए, बोसोम, हरित लवक, रसधानी, मृत्तिका, प्लाज्मा झिल्ली, अंतःप्रेरक, केंद्रिका, कोशिका द्रव, राइबोसोम, हरित लवक आदि। इसका विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे, तो वीडियो के साथ लगे रहें। केंद्रक के बारे में, यह कोशिका का सजीव संगठन है जो प्राय कोशिका के मध्य में स्थित होता है, पर पौधों में यह मध्य से थोड़ा हटकर स्थित होता है। साधारणतः केंद्रक गोलाकार होता है तथा एक कोशिका में प्राय एक ही केंद्रक होता है। सभी पूर्ण विकसित कोशिकाओं में विकसित केंद्रक पाया जाता है, जो दोहरी केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रक द्रव, साइटोप्लाज्म, केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। केंद्रक रंध्रों के द्वारा केंद्रक द्रव तथा कोशिका द्रव के बीच विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव को सम्मिलित रूप से जीव द्रव कहते हैं। प्रश्न यहाँ बन रहा है, प्रश्न यह है कि कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, क्योंकि इन दोनों के मिलने से एक जीव का निर्माण करते हैं। इन दोनों के मिलने से कोशिका संपूर्ण होती है। कोशिका से उत्तक बनता, उत्तक से अंग से अंग तक और अंग तंत्र से एक जीव का निर्माण होता है। इसलिए इन दोनों को सम्मिलित रूप से जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, क्योंकि जीवन की सारी क्रियाएं इसी पर निर्भर रहती है। अब छोटे प्रश्न में आते हैं। प्रश्न संख्या 2, छोटे प्रश्न। कोशिका के 3 मुख्य घटक कौन है? अगर आपने
वीडियो स्किप नहीं की है तो इसका उत्तर आप जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में दे दें। पौधे में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? इसके बारे में हमने आपको बता दिया था, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार क्यों कहा जाता है? अभी हम जानते हैं कि जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दोनों को मिलने से एक कोशिका संपूर्ण होती है और संपूर्ण कोशिका से एक उत्तक कोशिका के मिलने से उत्तक बनता है और मिलने से एक उत्तक से अंग एवं अंग से अंगतंत्र एवं अंगतंत्र से एक जीव का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण रेखा, तो हम आ चुके हैं फैक्ट्स की ओर। आगे बढ़ते हैं। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की। कोशिका विभिन्न आकार, प्रकार एवं आकृति की होती है। कोशिका के 3 मुख्य संघटक हैं: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। इसमें कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव दोनों शामिल हैं। कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है। कोशिका की आंतरिक संरचना का व्यापक अध्ययन 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार से पता चला। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले मुख्य कोशिकांगक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, राइबोसोम, रसधानी, रिक्तिका, प्लाज्मा झिल्ली, अंतःप्राद्रव्य जालिका, केंद्रिका, केंद्रक, कोशिका द्रव, हरित लवक अर्थात क्लोरोफिल है। प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड पौधों, शैवालों और अन्य यूकैरियोटिक्स जीवों के कोशिकाओं में पाए जाने वाले दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग हैं जिनमें अपना स्वयं का डीएनए होता है। लघु प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न। केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है? केंद्रक द्रव केंद्रक है और केंद्रक का द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं। ठीक है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिसिड्स अनुपस्थित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पौधों एवं शैवालों में पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रमुख भागीदारी निभाते हैं। जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है। कैसे? उत्तर, जीवन की सारी क्रियाएं एक ही कोशिका में निहित है क्योंकि इन्हीं कोशिका में उत्सर्जन, प्रजनन, पाचन होता है। दीर्घ उत्तर प्रश्न। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है? ऊपर हम पढ़ चुके हैं। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह केवल कुछ चुनिंदा पदार्थों को ही अपने से होकर कोशिका के अंदर या बाहर जाने देती है, जबकि अन्य पदार्थों को रोक देती है। यह प्रक्रिया कोशिका को अपना आंतरिक वातावरण नियंत्रण करने और स्थिरता बनाने में मदद करती है। चयनात्मक पारगम्यता के कारण संरचना कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। प्रश्न नंबर 2। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम और उनके मुख्य कार्यों को लिखें। कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण या कार, राइबोसोम, अंतःप्राद्रव्य जालिका, लाइसोसोम और पादप कोशिका में हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट व रसधानी जैसे विभिन्न अंगक पाए जाते हैं जो विशिष्ट कार्य करते हैं। इसके अलावा कोशिका द्रव में साइटोस्केलेटन कोशिका कंकाल भी होता है जो कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले प्रमुख अंगक। अब हम कोशिका ऊपर पढ़ चुके थे कि हम विभिन्न अंगकों के बारे में विस्तृत जानकारी अध्ययन करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जाघर कहलाता है जो ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। अंतःप्राद्रव्य जालिका ER प्रोटीन और लिपिड के संश्लेषण और परिवहन में मदद करती है। गोल्गी उपकरण प्रोटीन का संशोधन, मॉडिफिकेशन और पैकिंग करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का प्रमुख स्थान है। लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थों का पाचन और निष्कासन करते हैं।
हरित लवक क्लोरोप्लास्ट जो पादपों में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। रसधानी ऋतिका भोजन, जल और अपशिष्ट पदार्थ का भंडारण करती है। तारककाय जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साइटोस्केलेटन कोशिका कंकाल, यह कोशिका को यांत्रिक सहारा देता है और उसका आकार बनाए रखने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 3, कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव में अंतर लिखिए। कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म कोशिका झिल्ली के अंदर का जेली जैसा पदार्थ है जिसमें कोशिका अंग पाए होते हैं, जबकि केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक के अंदर का पदार्थ है जिसमें डीएनए और आरएनए होते हैं। कोशिका द्रव का मुख्य कार्य कोशिकांगों के बीच पोषक तत्वों का परिवहन करना और चयापचय है। वहीं केंद्रक द्रव का काम आनुवंशिक सामग्री को सुरक्षित रखना और डीएनए प्रतिकृति जैसी प्रक्रियाएं नियंत्रित करना है। प्रश्न नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 पौध कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करें। पादप कोशिका में कठोर कोशिका भित्ति क्लोरोप्लास्ट और एक बड़ी कोशिका केंद्रीय ऋतिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में ये नहीं होते। जंतु कोशिका में लाइसोसोम और स्ट्रेप्सोसोम पाए जाते हैं जो पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। पादप कोशिका आकार में बड़ी और स्थिर होती है, जबकि जंतु कोशिकाएं छोटी और गतिशील होती है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच प्रमुख अंतर विशेषताएं। पादप में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं और जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मौजूद सेल्यूलोज की कठोर परत की बनी होती है और जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है कोशिका भित्ति, केवल कोशिका झिल्ली होती है। किसमें? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं, जबकि अनुपस्थित होते हैं क्लोरोप्लास्ट किसमें? तो जंतु कोशिका में, क्योंकि उन्हें प्रकाश संश्लेषण नहीं करना है। ऋतिका बड़ी और एक केंद्रीय ऋतिका होती है जो जल और भोजन का भंडारण करती है। बड़ी ऋतिकाएं पौधों में पाई जाती है। छोटी अनेक ऋतिकाएं होती है किसमें? तो जंतु कोशिका में छोटी ऋतिकाएं होती है और अनेक ऋतिकाएं होती है। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, किन में होता है? तो पौधों में अनुपस्थित होता है, जबकि ये जंतु में उपस्थित होता है। लाइसोसोम पौधों में अनुपस्थित होता है एवं जंतु में उपस्थित होता है। ऊर्जा संग्रह स्टार्च के रूप में ऊर्जा संग्रहित करती है पौधे, जबकि ग्लाइकोजोन के रूप में ऊर्जा संग्रहित करती है। जंतुओं में ग्लाइकोजोन के रूप में ऊर्जा संग्रहित होती है, तो पौधों में स्टार्च के रूप में ऊर्जा संग्रहित रहती है। आकार जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है। पादप की जो कोशिका होती है जंतु कोशिका से बड़ी होती है, पादप कोशिका से छोटी होती है। जो जंतु की कोशिका जो होती है पादप कोशिका से छोटी होती है।